हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको पिछले वीडियो से जरूर फायदा मिला होगा। और आज हम सेकंड वीडियो को, जो कि आपका हेरिडिटी एंड आवर एनवायरनमेंट टॉपिक को कवर करेगा। और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आप उसको नोट डाउन करेंगे और उसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ओके, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी जो आपका चैप्टर है वो क्या क्या टॉपिक्स जो है उसमें कवर कर रहा है, सब टॉपिक्स जो है उसको पहले देख लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो आपका फुल चैप्टर वो हेरिडिटी एंड आवर एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। लेकिन इवोल्यूशन इस बार कर्टेल हो चुका है आपके सिलेबस में, तो हम लोग केवल हेरिडिटी को ही डिस्कस करेंगे। तो हेरिडिटी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है उसका इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे व्हाट इज हेरिडिटी, क्योंकि शॉर्ट जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, डेफिनेशन आ रही हैं, उसको भी हमें देखना है। तो हेरिडिटी में सबसे पहले आपका आता है व्हाट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज ए प्रोसेस बाय विच पेरेंटल कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। तो ये आपका हेरिडिटी जो है हो जाता है। हेरिडिटी में आप बार बार जब डिफाइन करते हैं तो इनहेरिटेंस वर्ड भी आता है। तो इनहेरिटेंस दैट मीन्स व्हेन ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, सपोज दैट हाइट अगर हम लेते हैं, तो जब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ट्रांसफर होता है थ्रू द जीन्स, तो फिर हम कहते हैं कि उसका इनहेरिटेंस हुआ, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का क्या हो गया, इनहेरिटेंस होगा। तो ये चीज आता है। तो हेरिडिटी जो है उसमें आपका बायोलॉजी का जेनेटिक्स जो है ब्रांच इन्वॉल्व होता है। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड ऑल द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये सब आप उसमें पढ़ते हैं। उसके बाद आप में आपका इसमें टर्म आता है वेरिएशन। वेरिएशन पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी जो पेरेंट्स का करेक्टर है वो जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो उसमें सिमिलैरिटी के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन यानी डिफरेंस भी अपियर होता है। दैट इज द वेरिएशन जो है आपका, जो डिफरेंस अपियर होता है वो वेरिएशन कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें क्रोमोजोम, जो कि बहुत बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। व्हाट आर क्रोमोजोम्स? तो क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर केमिकली मेड अप ऑफ डीएनए। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में क्रोमोजोम नहीं लिखकर डीएनए भी लिख देता है। तो डीएनए इज क्रोमोजोम इज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल एंड इन ए न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। आप पढ़ते हैं, पढ़ा होगा आपने इसको। तो क्रोमोसोम्स आर, कैसे लिखेंगे इसको, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल एंड दे आर केमिकली मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है ये। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा आपका। ये अक्सर पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर जब आप क्रोमोसोम को देखते हैं तो क्रोमोसोम में, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर। ठीक है, ये फिगर आप जो देख रहे हैं ये क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है शुरू में जब, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है न्यूक्लियस में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट हो जाता है। तो यही आपका न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस में क्रोमोसोम ये दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम पर जो है आपको जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स आर पार्टिकल्स ऑफ डीएनए विच आर प्रेजेंट ओवर द surface ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, विच आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। एक्चुअली पेरेंटल कैरेक्टर्स जो है वो किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें जो यूनिट है वहां पर वो क्या कंसिडर किया होता है, जीन्स। जीन्स ही जो होते हैं वो हेरिडिटरी यूनिट्स कंसिडर किए जाते हैं। अब मान लीजिए आपको उसको एक्सप्रेस करना है जीन्स को, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे सपोज दैट हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो जब इक्वेशन लिखना होता है तो क्या करते हैं, उसको शॉर्ट करके उसको इंडिकेट करते हैं, तो वो उसका क्या होता है, वो उसका सिंबल होता है। तो उसी तरह से जीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिल्स जो है यहाँ पर हम यूज करते हैं। जीन्स विच आर कोडेड फॉर ए स्पेशल कैरेक्टर और ट्रेट। सपोज दैट हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट कैसे कंट्रोल हो रहा है, जीन्स के द्वारा हो रहा है। तो हाइट को शो करना है हमें, टॉल को शो करना है,
तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, टॉल, यानी टी है, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा तो कैपिटल टी, तो कैपिटल टी यहाँ पे क्या हो गया, टॉलनेस के जीन का एलील हो गया। यानी जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोडेड हम अल्फाबेट यूज करते हैं वो एलील्स कहलाता है। ठीक है। अब है कि एलील्स का रूल क्या है, क्योंकि अब इसके बाद आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो वहां पे आएगा। तो एलील्स को लिखने का रूल क्या है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हाइट, हाइट किसी प्लांट का हो सकता है या किसी भी एनिमल का हो सकता है, ह्यूमन बींग का हो सकता है। तो हाइट लेते हैं। तो हाइट में जो जीन्स हैं, यानी क्या कॉन्ट्रास्ट करेक्टर मिलता है हमें देखने को, या तो ऑर्गेनिज्म टॉल होता है या फिर वो शॉर्ट होता है, ड्वार्फ होता है। तो टॉल, तो टॉल का स्पेलिंग क्या है, TALL, टॉल। ठीक है। और ड्वार्फ का D से स्पेलिंग स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसमें चेक क्या करेंगे एलील्स को लिखते समय कि डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा दिख रहा है आपको पॉपुलेशन में। तो ज्यादा कौन दिख रहा है, तो वहां पे आप देखेंगे कि भाई 75% कौन दिखाई दे रहा है, तो टॉल दिख रहा है करेक्टर। तो वो डोमिनेंट डिसाइड हो जाता है। तो डोमिनेंट में जो उसकी स्पेलिंग होती है उसका फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में वहां पे हम लिखेंगे। जैसे टॉलनेस है तो कैपिटल T हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वो डोमिनेंट करेक्टर है, पॉपुलेशन के 75% में वो ट्रेड दिख रहा है। लेकिन ड्वार्फनेस के लिए D यूज नहीं होगा, उसका स्मॉल लेटर स्मॉल T यूज होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से इसका रूल होता है। उसी तरह से मान लीजिए हम जिक्र करते हैं राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है। क्या भाई, राउंड एंड रिंकल्ड सीड, तो राउंड अगर डोमिनेंट करेक्टर है तो कैपिटल R हो जाएगा, और रिंकल्ड के लिए W नहीं होगा, स्मॉल R वहां पे हो जाएगा। ठीक है। तो ये एलिल्स इस तरह से हम लोग वहां पे सिलेक्ट करते हैं, ये कर लीजिएगा आप लोग। फिर है होमोजाइजस एंड हेट्रोजाइजस, ये समझना जरूरी है। इसलिए क्योंकि नहीं तो आप डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन का कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। तो इस फिगर में यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम एलिल्स लिखा गया है। ठीक है। सेम एलिल्स जो है लिखा गया है यहाँ पे ग्रीन में, आप पैरोट ग्रीन कलर में आप इस फिगर में देख रहे हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम में जीन्स जो है दिखाया गया है, तो वो आपका क्या वायलेट कलर का दिख रहा है। तो ये डोमिनेंट करेक्टर में अगर हम इसको दिखा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी करेक्टर है, तो कैपिटल BB लिखा गया है। ठीक है। कैपिटल BB क्या शो कर रहा है ये डोमिनेंट करेक्टर है। और वहीं पे ये थोड़ा सा यहाँ पे आप पिंक के साथ ये ग्रीन क्रोमोसोम देख रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल BB लिखा गया है। यानी अच्छा, ये एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, क्यों डबल आ रहा है ये। डबल इसलिए आ रहा है क्योंकि एक जो जीन है आपको गैमेट के थ्रू जो है वो मिलेगा फादर से, और दूसरा किससे, मदर से मिलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो वो पेयर में वर्क करता है, जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, तो जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, दैट मीन्स एलील्स दे ऑल्सो आर इन पेयर। ठीक है। तो अगर सिमिलर जीन्स होते हैं तो उसको होमोजाइजस कहते हैं। ठीक है। जैसे कैपिटल BB यानी सिमिलर है, होमोजाइजस प्योर कंडीशन है। स्मॉल BB रिसेसिव करेक्टर है, दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि ये होमोजाइजस कंडीशन है, होमोजाइजस मीन्स प्योर। ठीक है। फिर यहाँ पे आप इस फिगर में आइए। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, इस फिगर में आप हेट्रोजाइजस कंडीशन, डिफरेंट एलील्स देख रहे हैं। एक क्या है कैपिटल B, तो दूसरा है स्मॉल B। ठीक है। स्मॉल B कैपिटल B यानी डिसिमिलर है दोनों, तो उसको हम हेट्रोजाइजस कहते हैं। इसमें होमोजाइजस का कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव जब हम जीन्स पढ़ते हैं तो ये कंसेप्ट वहां पे आपका काम करेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, होमोजाइजस, होमोजाइजस मीन्स प्योर, प्योर मीन्स दोनों जो जीन्स हैं एलील्स हैं सिमिलर होंगे, कैपिटल BB स्मॉल BB। हेट्रोजाइजस में एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, कैपिटल B स्मॉल B, कैपिटल T स्मॉल T, ये हेट्रोजाइजस कंडीशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। फिर आते हैं, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो वहां पे आपका जो टर्म्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टर्म्स अगर आप समझ गए बस सब समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या है आपका जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। ठीक है। हेरिडिटी पढ़ते समय ये आता है आपका जेनोटाइप। जेनोटाइप मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स, जी से आ रहा है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या याद रखेंगे, जीन्स। जैसे सपोज दैट हाइट, कैसा ऑर्गेनिज्म है, टॉल, तो उसका किस तरह का जेनोटाइप है, डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन क्या है, तो कैपिटल TT है।
ठीक है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये जो एलील हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया उसका जीन्स का, दैट इज जेनोटाइप। व्हाट इज फेनोटाइप? तो पी से फेनोटाइप एंड पी से फिजिकल फिजिकल अपीयरेंस। तो जिस तरह का जेनोटाइप होगा उस तरह का फेनोटाइप होगा। सपोज दैट टॉल, तो टॉल कब हो रहा है? जब दोनों कैपिटल टी टी है। ठीक है। स्मॉल ये ड्वार्फ कब हो रहा है? स्मॉल टी टी है। तो ये क्या हो गया? कैपिटल टी टी के कारण वो क्या हो गया? टॉल हो गया, यानी कि वो उसका फिजिकल अपीयरेंस टॉल हो गया। तो व्हाट इज फेनोटाइप? फेनोटाइप is the physical appearance appear in an organism due to its gene description, that is genotype. कैपिटल टी टी टॉल हो गया फेनोटाइप, स्मॉल टी टी ड्वार्फ हो गया फेनोटाइप, कैपिटल आर आर राउंड हो गया सीड। ठीक है, तो ये आपका टर्म कर लेंगे आप लोग, आप जान भी रहे होंगे इसको, क्योंकि ये आपका जस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन है ये। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। ये आप पहले बेसिकली इसको समझ लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि आपको इसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो पहले तो वही समझना पड़ेगा ना कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स क्या होता है। डोमिनेंट होगा, ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन, तो अभी आपने क्या देखा? हेट्रोजाइजस कंडीशन आपने और होमोजाइजस कंडीशन देखा। तो इन्हें डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप आ जाइए फिर वापस से इस फिगर में। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है? हेट्रोजाइजस क्या है भाई? कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये है उसके पास। या एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, यानी हाइट का अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या है भाई? हेट्रोजाइजस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन है, तो इन्हें डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन, द जीन विच डिसाइड्स द ट्रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिस जीन से उसका करेक्टर, यानी ट्रेट वर्ड आता है बायोलॉजी में, ट्रेट मीन्स करेक्टर, डिसाइड हो रहा है, वो उसका जो है जीन कहलाता है। तो जैसे सपोज दैट एग्जांपल, डोमिनेंट जीन, द जीन जो है विच अपियर्स इट्स करेक्टर इन द ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन। ठीक है, जैसे सपोज दैट कैपिटल टी और स्मॉल टी है, डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या होगा? टॉल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट जीन है, वो अपने करेक्टर को ही अपियर करा रहा है ऑर्गेनिज्म में, यानी डिसाइड क्या हो गया कि वो टॉलनेस इज द डोमिनेंट, टॉलनेस जो एलील विच डिसाइड्स द टॉलनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो उसका डोमिनेंट जीन हो जाएगा। और रिसेसिव जीन, द करेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनिज्म जो है द सप्रेसेस, जैसे स्मॉल टी है, स्मॉल टी के कारण किस चीज का वो रेस्पॉन्सिबल है? यानी कि वो ड्वार्फनेस के लिए, शॉर्ट हाइटेड ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? स्मॉल टी जो अपने करेक्टर को अपियर नहीं करा पा रहा है ऑल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस में, वो क्या हो जाएगा? रिसेसिव जीन हो जाएगा। यानी शॉर्ट में एक लाइन में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, डोमिनेंट जीन, द जीन विच डिसाइड्स द करेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म in a dissimilar pair of gene is called the dominant gene, and the gene which can't decide its physical appearance in the organism, which gets suppressed in the condition, that character या that gene is called recessive gene। ठीक है, जैसे कैपिटल टी में कैपिटल टी क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया, स्मॉल टी क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। ठीक है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर आपका फिर आ रहा है यहाँ पे F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। एंड F2 जनरेशन का क्या होता है? सेकंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, ये होता है आपका। तो इसमें जो है, ये इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और फिर आपका आ रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो मीन्स क्या होता है? आप केमिस्ट्री में भी मोनो पढ़ते हैं। मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स वन एंड डाई मीन्स टू। और क्रॉस मीन्स होता है बायोलॉजी में, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होता है, जिससे हाइब्रिड, हाइब्रिड भी एक टर्म आ रहा है। तो सपोज दैट आता है कि व्हाट इज ए हाइब्रिड? तो हाइब्रिड इज द न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप ड्यूरिंग द क्रॉसिंग। ठीक है, जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, दो करेक्टर्स को मिक्स कर रहे हैं डिफरेंट प्लांट्स के ऑफ द सेम स्पेसीज, तो जो न्यू करेक्टर ऑर्गेनिज्म जो है, जो ऑर्गेनिज्म न्यूली डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग द क्रॉस, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो व्हाट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ये आ सकता है आपको, मेंडल ने जो है किया, इसको किया था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो आपका क्या है?
a cross in which only one character of the organism is considered, then that cross is called monohybrid cross. Suppose that क्रॉसिंग आप करने जा रहे हैं, दो प्लांट्स में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं, और आपने क्या सिलेक्ट किया? सिर्फ हाइट, या क्या आपने सिलेक्ट किया? सिर्फ शेप ऑफ सीड। ठीक है, तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। ओनली वन कैरेक्टर विल बी कंसिडर्ड। और जब एट ए टाइम टू कैरेक्टर्स आर टेकन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, देन इट इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये सब टर्म्स थे जो कि आपको इसको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। और अगर आप ये टर्म कर लेते हैं तो ये जो है आपका आगे जो भी लॉज हैं उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है तो अब आते हैं हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है टॉपिक निकलकर फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स आपने अभी पढ़ा कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, विच जो है डील्स विद द जीन्स एंड हेरिडिटी जो है ये डील करता है, तो वो ब्रांच है आपका। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो जॉन ग्रेगर मेंडल को कंसिडर किया जाता है। तो ये नाम आप फुल पढ़ लेंगे, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जॉन ग्रेगर मेंडल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, देन व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? क्यों उनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स? ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो father of Gregor Mendel is considered as the father of genetics because he gave law of inheritance. Laws उन्होंने दिए हैं, and also not only he gave the law of inheritance but also the mathematical ratio of the laws. रेशियो भी उन्होंने दिया है। जैसे आप पढ़ते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या है भाई? तो 3:1 है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने केवल लॉ ही नहीं दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ही नहीं दिया, बल्कि उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया। ठीक है, और फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये काम किया, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक कवर होता है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट है कि अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किसको सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो ही सिलेक्टेड पी प्लांट्स। ठीक है, पी का साइंटिफिक नेम, बॉटेनिकल नेम पूछा जा सकता है, तो वो आपका क्या है? पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम। ये भी आपको पूछ सकता है, तो ये जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल कर आता है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, और उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? तो सबसे पहली बात है कि वो एक बॉटनिस्ट तो थे ही, ठीक है, और साथ ही साथ वो एक गार्डनिंग उनकी हॉबी थी। तो वो अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स उन्होंने ग्रो किए थे। लेकिन उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया? बहुत सारे प्लांट्स थे उनके गार्डन में, पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया? तो उसका वहां पे रीजन है क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट करना था। तो उन्होंने पी प्लांट्स में इन नंबर, फर्स्ट आप क्या लिख सकते हैं इसमें, उन्होंने जो है उसमें 7 डिफरेंट ट्रेट्स जो है उन्होंने देखे, कॉन्ट्रास्ट ट्रेट्स देखे, 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट उन्होंने ट्रेट्स देखे, जो कि उस समय एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको वो बता सकते थे। दूसरा क्या था कि ये जो पी प्लांट्स होते हैं, दे आर इजिली सेल्फ पॉलिनेटेड, दे कैन बी इजिली सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, इजिली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी। थर्ड क्या हो सकता है कि इनका जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट का, दे कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर मेनी टाइम्स। ठीक है, एंड द रिजल्ट्स कैन बी अचीव वेरी शॉर्टली। उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी इनको मिल रहा था, इसीलिए इन्होंने इसको जो है सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये सब रीजन आप वहां पे दे दीजिएगा। तो 7 जो उनके डिफरेंट करेक्टर्स हैं उसमें, जैसे कि आपका अभी 10th में क्या क्या आप जिसको देख लेंगे, और कौन सा डोमिनेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा है ये कौन सा करेक्टर इसमें डोमिनेंट हो जाता है या रिसेसिव हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे हाइट, हाइट आएगा आपका भी, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के समय। तो हाइट है, तो हाइट में कॉन्ट्रास्ट करेक्टर क्या है हाइट का? टॉल, शॉर्ट। ठीक है, ड्वार्फ जिसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा। तो डोमिनेंट कौन है? तो डोमिनेंट कौन है? टॉलनेस। ठीक है, दूसरा कलर ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड में क्या होता है? मटर आप देखते हैं येलो होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, तो इसमें येलो जो है वो आपका डोमिनेंट है। ठीक है, और ग्रीन क्या है? रिसेसिव है। तो यानी येलो जो है आपका, उसकी स्पेलिंग क्या होती है?
वाई होती है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग जो है वाई से स्टार्ट होती है, तो कैपिटल वाई हो जाएगा, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। और क्या, और आपका उसमें आता है शेप, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ द पी सीड्स। तो शेप में क्या है, राउंड एंड रिंकल्ड, तो राउंड डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये सब है आपका। फिर एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वाई कलर जो है उसका, जो कि आपका एनसीईआरटी में दिखता है, तो उसमें आपका कलर ऑफ फ्लावर, तो कलर ऑफ फ्लावर में वायलेट है और वाइट है। तो वायलेट जो है वो आपका डोमिनेंट है, और वाइट जो है वो क्या है आपका रिसेसिव है। ठीक है, ये सब आप रखेंगे ध्यान में, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी, उससे आपको एक्सप्रेस करने में भी फायदा होगा। डोमिनेंट होगा तो कैपिटल आप ले लेंगे उसको। बाद जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है समझने में, ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, इसको हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मेंडल ने इसको कैसे किया। ठीक है, उनका क्या उनको रेशियो मिला, और उससे रिलेटेड लॉज कौन से हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। बच्चों को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है समझने में, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो अभी आपने क्या पढ़ा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस व्हेन वन कैरेक्टर इज टेकन फॉर द क्रॉस। ठीक है, ओनली वन ट्रेट इज टेकन, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है कि मेंडल ने कैसे किया, तो मेंडल ने सबसे पहली बात है कि पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया, और पी प्लांट्स को सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने सपोज दैट हाइट लिया, हाइट को लेकर उन्होंने किया। ठीक है, तो हाइट के लिए दो कॉन्ट्रास्ट करेक्टर क्या होता है, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। ठीक है, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आपका आ जाता है। तो टॉल क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है। ठीक है, और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव करेक्टर है। तो ये होता है। तो इसमें जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंडल्स लॉ, हाँ, तो आप यहाँ पे जैसे कि फिगर ये जो है, यहाँ पे इन्होंने हाइट नहीं लेकर इस फिगर में क्या चीज से समझाया है, तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि कलर ऑफ सीड लिया गया है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल वाई वाई। ठीक है, और इधर एक साइड क्या है, ग्रीन है लिखा हुआ। ठीक है, ग्रीन है। तो ये आपका जो है दो ट्रेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो दो ट्रेट में कैपिटल वाई वाई यानी डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, अगर हाइट लेंगे तो कैपिटल टीटी हो जाएगा। ठीक है, और ड्वार्फ लेंगे तो स्मॉल टीटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, कैपिटल वाई वाई यानी हम लोग क्या ले रहे हैं, कलर ऑफ सीड ले रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर है, पेयर में है जींस। और दूसरी तरफ क्या है, स्मॉल वाई वाई है, यानी कि ये आपका ग्रीन सीड है, और ये रिसेसिव करेक्टर है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर उन्होंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ये चीज समझिए, ये यहाँ पर, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो पेयर में जीन्स था, जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, पेयर में जीन्स जो है वर्क करता है। लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सिग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक कैपिटल वाई वाई है। ठीक है, तो इसका ये सिग्रीगेट जो है यहाँ पर कर रहा है। तो सिग्रीगेशन के समय ये क्या हो जाएगा, दोनों वाई जो है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी जो है आपका स्मॉल वाई वाई दिख रहा है, तो ये वाई भी यहाँ पे अलग हो जाएगा इस फिगर में। दोनों को अलग, मतलब एक एक को ही दिखा रहा है, यानी गैमेट फॉर्मेशन के समय कैपिटल वाई वाई अलग हो जाएगा, और उधर स्मॉल वाई वाई क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो गया। तो गैमेट्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, याद रखिए। लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है कि फिर जो है आपका वो फ्यूजन करेगा। तो मेंडल ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट में एक ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली एक करेक्टर को लिया, और F1 जनरेशन में उनको जो है क्या मिला, तो उनको F1 जनरेशन में क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, यानी दोनों को मिक्स करिएगा, फ्यूजन होगा वापस से, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है, आप जान चुके हैं, और स्मॉल वाई क्या है, रिसेसिव करेक्टर है। यानी F1 जनरेशन में
उनको वहां पर ऑल जो है येलो सीड्स वाले जो है प्लांट, येलो सीड्स जो है वाले प्लांट उनको मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या निकल कर कंक्लूजन आ रहा है? कंक्लूजन ये आ रहा है कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, पेरेंटल क्रॉस होगा, तो प्योर कंडीशन में होता है, प्योर ब्रेड आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ वहां पे क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस जब करते हैं वहां पर, तो सबसे पहले क्रॉसिंग में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय वो सिग्रीगेट करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट करेंगे। और फिर जब उनका फ्यूजन हो रहा है तो दोनों मिक्स हो जा रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन करेक्टर किसका अपियर होगा, कैपिटल वाई का। ठीक है, तो कैपिटल वाई का करेक्टर क्या दिख रहा है फिगर में, येलो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसकी उसी तरह आप एज्यूम करिए हाइट को। तो हाइट को जब एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे होता क्या है ना कि प्रॉब्लम बेस्ड आ जाता है यहाँ पे। आप थोड़ी है कि ये पढ़ के जाएंगे और यही आ जाएगा, वहां पे वो लोग केस बना देता है, और वहां पे केस बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा क्या रिजल्ट आएगा वो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट में क्या हो जाएगा, हाइट के लिए टॉलनेस और ड्वार्फनेस हो गया। ठीक है, टॉलनेस के लिए क्या लिखिएगा आप, कैपिटल टी टी, और ड्वार्फनेस के लिए क्या लिखिएगा, स्मॉल टी टी। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन में कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। ठीक है, और जब वो फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सब वैसे ही बनेगा, चार बनेगा, चारों कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यानी F1 जनरेशन जो आएगा आपका, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑल जो है टॉल प्लांट्स हो जाएंगे उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे येलो दिख रहा है फिगर में, वैसे वहां पे टॉल प्लांट्स हो जाएंगे। तो F1 जनरेशन अभी हमने क्या देखा, व्हाट इज F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और डेफिनेशन क्या है, जनरेशन विच इज F1 generation are the organisms which are obtained after the pure breed parental cross। ठीक है, प्योर ब्रीड पेरेंटल क्रॉस, जैसे इसको हम कैसे समझेंगे, इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि पेरेंटल क्रॉस, प्योर ब्रीड पेरेंटल क्रॉस, तो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। ठीक है, F1 जनरेशन यानी मान लीजिए आपके फादर हो गए। ठीक है, F2 जनरेशन यानी कि आप हो गए। तो ये क्या हो गया, ये आपका थ्री यहाँ पे हुआ, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्रॉस किया। तो फर्स्ट F1 क्रॉस के बाद मेंडल ने देखा कि अरे यहाँ पे रिसेसिव करेक्टर तो दिख नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने उसको क्रॉस को फिर से रिपीट किया फॉर F2 जनरेशन। तो F1 उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन के प्लांट्स को फिर से सेल्फ पॉलिनेट किया। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो यहाँ पे आपको इस फिगर में क्या दिख रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिखाई दे रहा है। ठीक है तो अब क्या हो गया, सिग्रीगेशन हो रहा है। सिग्रीगेशन जब हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ रहा है। ठीक है, फिर दो प्लांट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप F2 जनरेशन में क्या देख रहे हैं, इस फिगर में यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, एक एक प्लांट से मिल रहा है, फर्स्ट एक है। और फिर यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये दूसरे प्लांट से, दोनों सिमिलर F1 जनरेशन का प्लांट है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, प्यूनेट स्क्वायर है, स्क्वायर में इसको दिखा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉसिंग में, यूनिट स्क्वायर में, स्क्वायर टेबल में इसको दिखाया गया है। तो अब देखिए ये कैपिटल से कैसे आप मैथमेटिक्स में टेबल पढ़ते हैं, टू वन जा टू ऐसे करके तो ये वाई है और ये वाई है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे फिगर में। ठीक है, दोनों गैमेट फ्यूज किया तो क्या बन गया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर ये जो वाई है, ये इस वाई ग्रीन वाले वाई से ये जो दिख रहा है, मतलब ये वाई स्मॉल वाई से फ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन क्या कलर दिख रहा है, येलो, यानी कि ये डोमिनेंट करेक्टर है, येलो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, स्मॉल वाई। ठीक है, ये वाला, ये स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, यानी ये जो है आपका फिर से फ्यूज करेगा, तो फ्यूज करेगा। ठीक है, ये वाला इसके साथ फ्यूज कर रहा है, इसके साथ। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या आ रहा है, मतलब आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तीन ये दिख रहा है, और ये स्मॉल वाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि आपको ओवरऑल क्या मिल रहा है, ओवरऑल आपको थ्री जो है येलो इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वन जो है इसमें आपको ग्रीन जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, येलो क्या दिख रहा है, 75% दिख रहा है, जो ज्यादा दिखता है पॉपुलेशन में। ठीक है, वो क्या होता है आपका 75% ये दिखाई दे रहा है, यानी कि वो डोमिनेंट है। और जो है रेस्ट 25% में क्या दिख रहा है भाई, ग्रीन दिख रहा है, यानी कि वो क्या है, रिसेसिव है।
तो रेशियो क्या मिला यहाँ पे, मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या मिला, मोनोहाइब्रिड रेशियो आपको क्या मिला, 3:1। ठीक है, 3:1 इज द मोनोहाइब्रिड रेशियो, जिसमें 3 पार्ट्स जो है आपका फेनोटाइप, फेनोटाइप क्या है, तो वो आपका सब येलो सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है पी प्लांट। ठीक है, और 1 पार्ट केवल जो है वो क्या प्रोड्यूस कर पा रहा है, ग्रीन सीड्स कर रहा है। ठीक है, हाइट को अगर लेते तो हाइट में क्या हो जाता, हाइट में हो जाता आपका कि जो 3 है वो आपका 3 जो पार्ट है वो टॉल होता, और 1 जो है वो आपका ड्वार्फ होता, 3:1 में। यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। पहला, अगर डायरेक्ट फेनोटिपिक रेशियो या रेशियो बोलेगा तो आप सीधा 3:1 लिखिएगा, और एक तरफ डोमिनेंट और दूसरी तरफ रिसेसिव। जैसे इस फिगर में क्या हो गया, इस फिगर में हो गया येलो एंड ग्रीन। हाइट रहता तो टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, ये हो जाता। लेकिन अगर जेनोटिपिक रेशियो पूछेगा तब क्या लिखिएगा, ये भी है क्वेश्चन यहाँ पे। तो जेनोटिपिक रेशियो में जेनोटाइप चेक करिए, कैपिटल वाई वाई कितना है, 1, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस डायग्राम में, एक यहाँ है और एक यहाँ नीचे है। ठीक है, यानी 2, और एक जेनोटाइप क्या है, स्मॉल वाई वाई, यानी 1:2:1। ठीक है, तो 1 क्या है, कैपिटल वाई वाई यानी टॉल। ठीक है, 2 क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि टॉल। ठीक है, तो जेनोटिपिक रेशियो में आप सीधा क्या लिखेंगे, 1:2:1, यानी 1 हो जाएगा दोनों कैपिटल, यानी कैपिटल वाई, अगर हाइट है तो कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, और दूसरा 2 पार्ट्स क्या हो जाएगा, तो कैपिटल एंड स्मॉल, दैट मीन्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिख रहा है आपको यहाँ पे। और फिर 1 पार्ट क्या हो जाएगा, रिसेसिव, दैट इज स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये आपका फेनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1, और जेनोटिपिक रेशियो अगर पूछता है तो वो हो जाएगा आपका 1:2:1। ठीक है, और डायरेक्ट अगर पूछता है कि उसका रेशियो, मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या है, तो ओनली 3:1 आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है। ये हो गया कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड रेशियो का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ड्यूरिंग उनको उन्होंने क्या किया। ठीक है, अब आते हैं कि इससे रिलेटेड लॉज कौन से हैं। तो इससे रिलेटेड आपके 2 लॉज हैं। ठीक है, एक लॉ जो है आपका, वो लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है, जो कि अभी आपने पीछे पढ़ा। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है कि आपका इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाइए इस फिगर में, यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, ये वाला जैसे यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है आपको। कैपिटल टी किसके लिए है, टॉल प्लांट का जो है जीन रिस्पॉन्सिबल है, एलील के फॉर्म में लिखे हैं इसको हम लोग। और स्मॉल टी किसके लिए है, ड्वार्फ के लिए है। ठीक है, तो इस पेयर में क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। ठीक है, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, द जीन विच अपियर्स इट्स करेक्टर इन द ऑर्गेनिज्म इज द डोमिनेंट जीन। ठीक है, तो टी कैपिटल टी अपने करेक्टर को अपियर कराएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो टॉल होगा प्लांट। ठीक है, और स्मॉल टी का करेक्टर क्या हो रहा है, सप्रेस हो जा रहा है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है, स्मॉल टी रिसेसिव जीन है। ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट लॉ के नाम से इसको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से कंसिडर करते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत आसान है ये भी, इसमें आपको डायरेक्ट पूछेगा कि लॉ कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो सबसे पहली बात है कि जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तब उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 2 लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया और लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप क्या स्टेट करेंगे, क्या लिखेंगे आपको जब लिखने के लिए आएगा, तो आप लिखेंगे कि ये फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, फिर आप इसमें यही लिखेंगे कि जीन्स ऑलवेज वर्क इन अकॉर्डिंग टू द लॉ, जीन्स ऑलवेज जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। तो यहाँ पे मेंडल के समय जो भी लॉज उनके लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, वहां पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि जीन्स वर्ड नहीं यूज किया गया, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स वर्ड यूज किया गया, जो कि आज वो अमेंड होकर उसको हम जीन्स भी पढ़ते हैं। तो क्योंकि उस समय उनको मालूम नहीं था, जेनेटिक्स डेवलप नहीं था उस समय, जीन्स शब्द ही नहीं था। तो कैसे हम कहते हैं कि कोई शक्ति है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, यानी भगवान दिख नहीं रहे हैं लेकिन हम लोग मानते हैं इस चीज को। उसी तरह से ग्रेगर मेंडल ने जो है फैक्टर वर्ड यूज किया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर्स
है ना। फैक्टर्स जो है यानी जीन्स हम कहेंगे उसको, फैक्टर्स वर्क इन पेयर, दैट मीन्स जीन्स वर्क इन पेयर फॉर ईच करेक्टर ईच ट्रेट। हर ट्रेट के लिए जीन्स जो है वो पेयर में वर्क करता है। बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन जीन इज प्रेजेंट इन ईच गैमेट, प्रेजेंट इन ईच गैमेट। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको हम लोग कहते हैं। इट इज द फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू द लॉ, genes यानी factors always work in pair, but during gamete formation they separate from each other. Separate means segregate from each other, and this is called law of segregation. ठीक है, इसको कर लेंगे आप लोग। तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड जो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर उन्होंने क्या किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी जो है उन्होंने किया है। लेकिन उसके पहले एक आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये स्लाइड में, हाउ करेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड थ्रू ए जीन्स। ठीक है, इसको भी देख लिया जाए। तो हाउ करेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड थ्रू जीन्स, तो जीन्स, व्हाट आर जीन्स? तो जीन्स आर particles of DNA present on the surface of chromosome in the nucleus of a cell। यानी न्यूक्लियस हो, सेल हो गया, सेल के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं डीएनए के उसको हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। ठीक है, हेरिडिटरी यूनिट्स उनको कहते हैं बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन। ठीक है, इसलिए कहते हैं। तो हाउ दे कंट्रोल एक कैरेक्टर, तो जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। ठीक है, यानी जिस तरह का जीन आपको पेरेंट से मिला है उस तरह का कैरेक्टर आप में जो है अपीयर होगा। ठीक है, तो जीन्स एक्चुअली, द जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेट। यानी कि जीन्स जैसा भी आप में प्रेजेंट है, अगर टॉलनेस का जीन अगर आप में प्रेजेंट है तो आप टॉल होंगे। तो कैसे ये कंट्रोल होता है, तो जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल व्हेन ए पर्टिकुलर जीन इज प्रेजेंट इन योर बॉडी। अगर कोई जीन आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, सपोज दैट हम हाइट की बात करते हैं और आपकी हाइट अगर अच्छी है, इसका मतलब आप में टॉलनेस वाला जीन है। एंड जीन्स सिक्रीट सिक्रीट्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन उसमें जो है आपका होगा। प्रोटीन यानी आपके बॉडी में क्या होगा, हार्मोन सिक्रीट होगा, हार्मोन्स, एंजाइम, दीज आर द प्रोटीन इन योर बॉडी, केमिकल्स जो हैं कंट्रोल करते हैं बॉडी में। तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच कंट्रोल्स या गवर्न ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की हाइट अच्छी है, यानी कि जीन क्या करेगा, ज्यादा प्रोटीन यानी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि आपकी हाइट क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि कैसे वो करेक्ट करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस आ रहा है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस इन विच टू कैरेक्टर्स आर टेकन एट द सेम टाइम फॉर द क्रॉसिंग प्रोसेस। जैसे अभी क्या था कि एक ही ले रहे थे, अब मान लीजिए कि मेंडल ने क्या किया, दो कैरेक्टर्स को एक साथ लिया। तो दो कैरेक्टर्स में टर्स जो है आपका अगर हम लेते हैं, तो सपोज दैट हम लेते हैं यहाँ पे कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड क्या लेते हैं, तो कलर ऑफ सीड में येलो, और उधर कलर ऑफ सीड क्या हो गया, ग्रीन हो गया। शेप क्या हो गया, राउंड, और उधर क्या हो गया, रिंकल्ड हो गया। तो दो करेक्टर जब एक साथ हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाईहाइब्रिड जो है क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल ने अपने डाईहाइब्रिड क्रॉस को जब किया तो उनको क्या रिजल्ट मिला, तो मेंडल ने जब अपना डाईहाइब्रिड क्रॉस किया तो उनको फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट F1 जनरेशन में उनको जो है, हाँ यहाँ पे आपका फिगर है, इसके थ्रू असल में हमको समझाना था, तो यहाँ पे आ जाइए। तो इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस आप एक साइड इस फिगर में देख रहे हैं और एक साइड आप यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं। तो डाईहाइब्रिड पे हम लोग आते हैं पहले। ठीक है, ये वाला फिगर है आपका। तो क्या दिख रहा है, राउंड येलो। ठीक है, और इधर क्या दिख रहा है, रिंकल्ड ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। तो राउंड, राउंड के लिए क्या हम लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट में क्या होता है, पेरेंटल क्रॉस होता है। तो क्या आप जानते हैं, पेरेंटल क्रॉस में प्योर कंडीशन होती है, होमोजाइगस कंडीशन होती है। प्योर ब्रीड आर क्रॉस्ड, तो पेरेंटल क्रॉस कहते हैं उसको। तो शुरू में
जो भी कंडीशन होगी वो होमोजाइजस कंडीशन होगी, प्योर फॉर्म होगी, यानी दोनों सिमिलर होगा। तो देखिए राउंड है तो कैपिटल आर आर लिखा हुआ है, ठीक है। येलो है तो कैपिटल वाई वाई लिखा गया है। दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर इस सीड में दिखाई दे रहा है। इस फिगर में क्या दिख रहा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। राउंड का अपोजिट जो रिसेसिव कैरेक्टर है रिंकल्ड है, येलो का अपोजिट करेक्टर है ग्रीन है, ठीक है। तो ये आपका ये दो दो करेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा इसमें। तो सपोज दैट ये सिग्रीगेट करेगा तो ये कैपिटल आर ही होगा और ये कैपिटल आर होगा, तो कैपिटल आर और इधर का वाई गैमेट बना देगा। तो क्या गैमेट होगा भाई? इसके पास फर्स्ट प्लांट के पास कैपिटल आर वाई होगा, ठीक है। और दूसरे के पास क्या होगा? दूसरे के पास आपका जो है यहाँ पे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई होगा, गैमेट होगा इनके पास। अब F1 जनरेशन पे आइए। F1 जनरेशन में क्या मिक्सअप होगा? कैपिटल आर ये दिख रहा है आपको और ये स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी जो भी प्लांट्स होंगे उसमें यही दिखेगा आपको, है ना। जो भी कॉम्बिनेशन मिलेगा तो क्या मिलेगा F1 जनरेशन में? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप जानते हैं कि कैपिटल आर मतलब क्या हो गया? डोमिनेंट यानी राउंड हो गया। और कैपिटल वाई का मतलब क्या हो गया? कैपिटल वाई का मतलब जो है आपको इसमें हो गया कि वो येलो होगा, कलर डोमिनेंट, ठीक है। यानी F1 जनरेशन में चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, ठीक है, F1 प्रोजेनी जो होगी जनरेशन की वो सभी डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ क्या होगी? इस केस में राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। राउंड येलो सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? अब इनको हम सेल्फ पॉलिनेट करेंगे ताकि हम F1 के द्वारा F2 जो है जनरेशन को ऑब्टेन कर सकें। तो जेनेटिक्स में क्या होता है कि अब यहाँ पे दो दो कैरेक्टर्स हैं, आप सिंपल वे में अगर उसको क्रॉस करके दिखाएंगे तो थोड़ा सा वो शो करने में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए ये आप ये जो स्क्वायर टेबल देख रहे हैं इसको प्यूनेट स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। इससे थ्योरेटिकली जो है जीन्स के कॉम्बिनेशन को शो किया जाता है, इससे आसानी होती है रिप्रेजेंट करने में। तो पहली बात है कि F1 जनरेशन में आपको क्या मिल गया? तो जो भी प्लांट्स हैं उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा, ठीक है। दो प्लांट सिलेक्ट करेंगे और सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो एक का आपका यहाँ कॉम्बिनेशन जा रहा है, ठीक है, और एक का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ जा रहा है। तो क्या पहला जो प्लांट होगा उसके पास क्या क्या गैमेट्स होंगे प्रोड्यूस? तो पहले वाले के पास क्या क्या प्रोड्यूस होंगे? तो पहले वाले के पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर दूसरा गैमेट का पॉसिबिलिटी क्या है? स्मॉल आर कैपिटल कैपिटल वाई। फिर क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जीन्स जो होंगे एक प्लांट जो है प्रोड्यूस करेगा जो है इस तरह के प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स को। इतने गैमेट्स एक प्लांट के पास हैं। अब क्योंकि दोनों तो F1 जनरेशन है तो इसके पास भी सेम ही होगा, ठीक है। दोनों प्लांट का दिख गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ आ जाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी आप क्या मिल रहा है? तो आप यहाँ पे सबको लिखते चले जाइए, कैपिटल आर कैपिटल आर दिख रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यानी क्या होगा? ये राउंड येलो होगा, ठीक है। उसी सिमिलर वे में इसको फिर जो है इससे क्रॉस कराइए। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई है ना, वाई है इधर भी और यहाँ पे भी वाई है, क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यानी क्या होगा? राउंड येलो होगा। तो इस तरह से आप सारे कॉम्बिनेशन को क्रॉस करके, जैसे टेबल पढ़ते हैं वैसे इसको क्रॉस कर करके सामने लिखते चले जाएंगे। जैसे ये है तो इसका कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ लिखा हुआ है, ये है तो इसका कॉम्बिनेशन है तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या दिखेगा? इसमें आपको दिखेगा कि 9 जो है आपका, 9 जो पार्ट है वो आपका राउंड येलो है, आप इसको गिन सकते हैं। और 3 जो पार्ट्स हैं वो न्यू दिख रहा है, वो क्या दिखेगा? राउंड एंड ग्रीन दिखेगा, गिन सकते हैं आप इसमें 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स क्या दिखेगा? रिंकल्ड और येलो दिखेगा। और एक सिर्फ जो है आपका ये देखिए लास्ट में केवल जो है ये रिंकल्ड दिखेगा, ठीक है। और ये क्या दिखेगा? ये रिसेसिव करेक्टर दिखेगा। ये क्या है भाई? तो ये आपका क्या है? रिंकल्ड एंड ये आपका रिंकल्ड, हाँ रिंकल्ड एंड ग्रीन है ये देखिए। यानी रेशियो क्या मिला हमको इसमें? 9:3:3:1, ठीक है। तो दिस इज द डाई हाइब्रिड रेशियो, 9:3:3:1 इज द डाई हाइब्रिड रेशियो, ठीक है। ये आप कर लेंगे इसमें। तो ये हो गया। अब इस फिगर को भी यहाँ पे आप ये जो है उस समय हम शो नहीं कर पाए तो ये देखिए इसी तरह से ये जो है दिखाया गया है, देख लीजिए, है ना।
तो क्रॉस जब कर रहे हैं तो F1 जनरेशन में क्या मिल रहा है आपको, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, ठीक है। और F2 जनरेशन में आपको 3:1 मिल रहा है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड रेशियो का ये फिगर है, आप अपनी बुक से भी उसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। और ये डायहाइब्रिड रेशियो है। अब आते हैं हम लोग कि जब उन्होंने डायहाइब्रिड रेशियो किया तो कौन सा लॉ दिया उन्होंने। तो डायहाइब्रिड रेशियो जब उन्होंने किया, क्रॉस किया सॉरी, तो उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, है ना। आफ्टर परफॉर्मिंग डायहाइब्रिड क्रॉस ही गेव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो देखिए बायोलॉजी में होता क्या है ना कि उसके टर्म्स में ही उसकी मीनिंग जो है छिपी हुई रहती है। जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगेन वर्ड आ रहा है, असॉर्टमेंट मतलब वही सेम है आपका सिपरेशन, सिपरेशन, ठीक है। सिपरेशन इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, सिपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ये असॉर्टमेंट, व्हेन ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन ट्रेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे टू ट्रेट्स, टू और मोर ट्रेट्स अगर एक साथ हम असॉर्ट कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं सॉरी, law of independent assortment, according to the law of independent assortment, during the cross and considering traits more than two or more traits, then the genes which are responsible for a trait are independent and they assort, ठीक है। एंड दे असॉर्ट विद मतलब दे सेपरेट एंड दे फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। तो ये आपका क्या है, जैसे इसमें हम समझते हैं कैसे, आप आपके बुक में लॉ दिया होगा, आप इसको देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो मेन पेरेंटल करेक्टर वो क्या है, राउंड येलो है, ठीक है। और फिर क्या है, उधर रिंकल्ड ग्रीन है। लेकिन आपको दो नए यहाँ पे ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, यानी क्या दिखाई दे रहा है, एक दिख रहा है आपको राउंड एंड ग्रीन दिख गया, रिंकल्ड एंड येलो दिख गया। यानी ये क्या हुआ, जो कलर ऑफ सीड है और जो शेप ऑफ सीड है, ये दोनों करेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो सेपरेट होकर नया कॉम्बिनेशन वहां पे बना ले रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसको कर लीजिएगा प्रॉपरली, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिखने का, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इस चैप्टर का लास्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए टेक्निक, ठीक है, by which the sex of an organism is determined. The process by which the sex of an organism is determined is called sex determination, ठीक है। तो फिर क्या है इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, और उसका फ्लो चार्ट आता है एग्जाम में, उसको देख लेते हैं हम। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस को हम लोग अब देखते हैं। तो इन ह्यूमंस देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। आप जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स, हमारा रोल नंबर कितना है, 46 है, यानी हमारे पास 46 क्रोमोसोम नंबर्स हैं, जिसमें 44 जो है ऑटोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। 44 जो है वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में सेम होंगे। लेकिन रेस्ट कितना बच गया, 2, ठीक है। जो 2 क्रोमोसोम्स बच गए, जिसमें एक को कैपिटल एक्स और एक को कैपिटल वाई से हम लोग जो है डिनोट करते हैं, तो ये जो है 2 क्रोमोसोम जो है वो जो है दे आर जो है सेक्स क्रोमोसोम। So during the process of determination of sex, the chromosomes which determine the sex of an organism are called sex chromosomes. In humans, there are 2 sex chromosomes, X and Y. ठीक है? In males, X and Y. ठीक है? And in females, X and X, जो कि आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल, फादर और मदर, ठीक है, इज रेस्पॉन्सिबल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, जो है अब कैसे कौन डिटरमाइन करेगा, मतलब हु इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो फिगर फ्लो देख रहे हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा आप लोग, ये आता है। तो फादर जो है मेल को कंसिडर कर रहे हैं, यानी क्या है उनके पास, मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई, और फीमेल के पास क्या दिख रहा है, एक्स एक्स दिख रहा है, ठीक है। अब ये गैमेट सिग्रीगेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो ये एक्स अलग है, यहाँ पे ये वाई अलग हो गया गैमेट में, और ये एक्स है कॉमन, यहाँ पे एक ही शो कर रहे हैं। तो ये जो अगर एक्स है, अगर ड्यूरिंग जो है सेपरेशन ऑफ गैमेट्स जो है, ये सॉरी
जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, यानी एक्स वाई है, गैमेट बनाएगा, एक एक्स में चला जाएगा और एक वाई, वाई इधर चला गया। तो एक्स अगर कैरी कर रहा है गैमेट, ठीक है, और ये एक्स के साथ फ्यूज कर रहा है, तो एक्स एक्स यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे अब दूसरा कंडीशन क्या है, वाई के साथ अगर ये फ्यूज कर रहा है, तो ये क्या आ जा रहा है, एक्स वाई आ जा रहा है। ठीक है, एक्स वाई यानी कि क्या हो जाएगा, मेल यानी बॉय चाइल्ड हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स यानी ये गर्ल चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है इस फिगर में कि कौन रेस्पॉन्सिबल है? कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, लेकिन डिसिमिलर क्या दिख रहा है, वाई। वाई किसके पास है, फादर यानी मेल के पास है। तो मेल इज यानी फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जो है सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, तो ये आप जो है इसको, आप इसको कर लेंगे। तो ये आपका था हेरिडिटी चैप्टर से। इवोल्यूशन आपका जो है कर्टेल है इस बार। ठीक है, इस बार सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय थोड़ा सा टेक्निकल होके पढ़ना उचित है। जो आ रहा है उसको तो बार बार रिवाइज करिए, बार न्यू एक्सपेरिमेंट अभी नहीं होना चाहिए लास्ट मोमेंट में, तो आप उसको कर लेंगे। वैसे इवोल्यूशन के पहले में जो है आपका शायद एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट वो इंक्लूडेड है कि नहीं, थोड़ा सा उसको भी हम बता देना चाहेंगे। सिलेबस जो है उसमें वो मतलब कर्टेल है या नहीं है, लेकिन उसको देख लीजिए आप लोग। तो आता है एक्वायर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट? एक्वायर्ड ट्रेट, ट्रेट मीन्स क्या बताएं आपको, कैरेक्टर्स। जो भी कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में दिख रहा है वो एक्वायर्ड मतलब वो ट्रेट कहलाता है। एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर मतलब बाहर से हम जब डेवलप करते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, अगर हम एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में अपने बॉडी में कोई अगर ट्रेट चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक्वायर्ड ट्रेट हो। जैसे मान लीजिए कि किसी का वेट बढ़ गया, किसी का वेट जो है स्टारवेशन के, लॉस ऑफ वेट ड्यू टू स्टारवेशन। ठीक है, तो क्यों स्टारवेशन यानी भूखे रहने के कारण उसकी जो हेल्थ जो है वो, वेट जो है उसका घट गया, यानी कि वो एक्वायर्ड हो गया ट्रेट। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं तो कलर डाउन हो जाता है। तो एक्सपोजर ऑफ सनलाइट में अगर है, सन में है, तो हमारा कलर अगर डार्क हो रहा है, तो वो भी आपका एक्वायर्ड ट्रेट है। स्विम करते हैं तो हम अपने बॉडी के शेप को चेंज कर लेते हैं, तो बॉडी शेप चेंज ड्यूरिंग द स्विमिंग। तो ये सब क्या हो गया, एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। और इनहेरिटेड ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका इनहेरिटेड ट्रेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट किसी बच्चे की नाक जो है मम्मी से मिल रही है, तो क्या हो गया, शेप ऑफ नोज हो गया, है ना। किसी का फॉरेनर्स लोगों में आप देखते हैं किसी में कर्ली हेयर होता है, निग्रोज जो होते हैं ब्लैक कर्ली हेयर होता है, तो क्या हो गया, कलर ऑफ हेयर, शेप ऑफ हेयर, शेप ऑफ नोज, अटैचमेंट ऑफ ईयर लोब्स। ठीक है, ये सब कैसा है, जीन्स में प्रेजेंट है, ये गैमेट्स में अगर प्रेजेंट है, तो वो पेरेंट से प्रोजेनी में जा रही है, यानी कि वो कैसा ट्रेट हो जाएगा आपका, वो आपका इनहेरिटेड ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट आज का टॉपिक, यानी कि हेरिडिटी, उसको आपने इसमें कवर किया। ठीक है, अब इसी सेशन में हम लोग चाहेंगे कि क्योंकि समय कम है, आवर एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो आवर एनवायरनमेंट में आपको मेरे ख्याल से 4-5 मार्क्स का जो है यहाँ पे टॉपिक कवर होगा, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होना चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट आप जान ही रहे हैं, एवरीथिंग विच सराउंड अस इज आवर एनवायरनमेंट, तो ये आप कर लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो मेन मेन है उसको हम बता देना चाहेंगे। जैसे इसमें क्या आता है, जैसे कि वेस्ट आता है, वेस्ट यानी गार्बेज, अनवांटेड जो भी प्रोडक्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट या गार्बेज कहते हैं। दो तरह का होता है ये, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन मतलब आपका एनसीईआरटी में भी दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, द वेस्ट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो कि सिंपल फॉर्म में सड़ने के बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वैसे वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, जैसे प्लांट का कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि हम केला खा रहे हैं, छिलका है, पेपर है, जो प्लांट प्रोडक्ट है ना, एनिमल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक उसको कहते हैं, आप केमिस्ट्री में जानते ही हैं। तो वो चीजें जो सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। दूसरी ओर जो नहीं मिल पाती हैं, द वेस्ट विच कांट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये तो आप जानते ही होंगे। एग्जाम्पल भी आप, नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या है, प्लास्टिक है आपका, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, डीडीटी वगैरह, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये आप जान रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट भी वहां पे कुछ पूछा जा सकता है। जैसे हम लोग ऐसे सिंपली समझते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, डिग्रेडेबल वेस्ट, वो केवल हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, उसका ही एडवर्स इफेक्ट होगा, क्योंकि वो जो है कंटेमिनेट करता है मिट्टी को, पानी को, सब चीज को, ठीक है। लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी करता है, ये चीज जानिए, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी जो है वो इल इफेक्ट जो है, एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एनवायरनमेंट में। कैसे? अब मान लीजिए कि कोई फंक्शन चल रहा है अभी, जैसे कि कोई पार्टी हो रही है, कुछ खाना बच गया और उसको हम कहीं डिस्पोज कर देते हैं, तो अब क्या हुआ, एट ए टाइम बहुत ज्यादा अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, उससे फाउल स्मेल आने लगेगी, गंध आने लगती है, खाना खराब होने लगता है, गंध आने लगती है। तो इट विल स्प्रेड ए फाउल स्मेल इन द एनवायरनमेंट। इफेक्ट है उसका, इल इफेक्ट है। और क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट अगर डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे में, तो दे आर द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो है, एक्चुअली इस टॉपिक से क्या होता है ना, कि बच्चों में एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस कितना है ये जानने की कोशिश की जाती है। यानी आप क्या, आपको फिक्र है एनवायरनमेंट की, तो ये इसलिए ये टॉपिक इंक्लूडेड है। ऐसे आप इसको ज्योग्राफी वगैरह में भी पढ़ते होंगे, तो ये सिंपल सा है, लेकिन है कि जानना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसमें इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है, ये आपको पूछ सकता है, और इसके कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट का जो कि एक पूरा कंप्लीट यूनिट हो गया एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर उसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें जो स्मॉल यूनिट्स आती हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ आवर बायोस्फीयर, ठीक है। तो इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सफिशिएंट यूनिट इन विच ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। एक ऐसी यूनिट है, जैसे मान लीजिए कि कोई तालाब है, वो एक इकोसिस्टम है, ठीक है। कैसे? क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, केवल आउटर उसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। आउटर सोर्स वहां पर क्या है, केवल सनलाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। और बाकी जो भी चीजें उस तालाब में है, तो क्या दिखता है आपको तालाब में, पानी है, ठीक है, मिनरल्स हैं, सॉइल है, सनलाइट जा रही है उसमें। तो ये सब उसके कैसे कंपोनेंट हो गए इकोसिस्टम के, नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग को ही हम लोग जो है एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो वो उसका क्या है, लिविंग, लिविंग यानी बायोटिक कंपोनेंट हो जाता है। और वो मिलजुल कर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर इंटरेक्ट करके वो वहां पे रहते हैं। तो इकोसिस्टम इज ए यूनिट ऑफ आवर एनवायरनमेंट इन विच ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दे इंटरेक्ट एंड लिव टुगेदर इन दैट प्लेस, ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल जैसे आपका पॉन्ड है, रिवर है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या है, गार्डन है, एक्वेरियम है, ये सब हो गया आपका, ठीक है। फिर अगर पानी से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको एक्वाटिक बोलते हैं। और जमीन से रिलेटेड है, लैंड से है, तो टेरेस्ट्रियल उसको बोलते हैं। जैसे ग्रास अगर लैंड इकोसिस्टम है, तो वो लैंड इकोसिस्टम है, ठीक है। इस तरह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो लैंड से रिलेटेड है, इस तरह से आपका। तो इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, दो है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ये आपका हो जा रहा है। फिर इसमें पूछा जा सकता है फूड चेन क्या है, ठीक है। फूड चेन आपका क्या है, तो फूड चेन आप सब छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, फूड चेन क्या है। तो फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म in any ecosystem, a series of organism in which one organism is being eaten by the another organism, ठीक है। जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है, और वो एक जो है सीरीज बनाता है अपने उसमें। तो वो क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। तो ये आप जान रहे हैं। और फूड वेब मीन्स क्या होता है, नेटवर्क। तो ये आप फिगर, आप यहाँ पे आइए, फिगर में क्या दिख रहा है, फूड वेब को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कौन सा इकोसिस्टम है, आपको ग्रास दिखाई दे रहा है, यानी एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फूड चेन्स जो हैं एक साथ यहाँ पे दिख रहे हैं, और वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो व्हेन इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, एनी इकोसिस्टम, व्हेन ए नंबर ऑफ फूड चेन्स दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, ठीक है, देन इट विल मेक ए फूड वेब। तो ये कर लीजिएगा, ये सब तो आसान है आपका।
अब आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है टर्म, ट्रॉपिक लेवल, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी दिख रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ए ट्रॉपिक लेवल? तो ट्रॉपिक लेवल मीन्स होता है, अब जैसे इस फिगर में मान लीजिए हम एक लेते हैं एग्जाम्पल, ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर आप देख रहे हैं, ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है, ग्रास हॉपर जो है ये उस पर फीड कर रहा है, और इसको बर्ड और फिर स्नेक और फिर हॉक दिख रहा है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका। तो ये एक फूड चेन हो गया, क्या हो गया भाई, ग्रास, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय द ग्रास हॉपर, देन बर्ड, देन स्नेक एंड देन हॉक दिखाई दे रहा है। तो ये एक फूड चेन को कंसिडर कर रहा है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। अब क्या है यहाँ पे, स्टार्ट किससे हो रहा है, ये ग्रास से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ग्रास जो है, ग्रास क्या है, अच्छा कोई भी फूड चेन याद रखिएगा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर, ग्रीन जो भी चीज जिनमें क्लोरोफिल है, दे आर प्रोड्यूसर, दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो कोई भी फूड चेन स्टार्ट जब भी होगा तो वो प्लांट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्लांट हो गया, ग्रास हो गया। तो ग्रास जो है इसको सन से कितनी परसेंट एनर्जी मिलती है, सन अल्टीमेट, कोई भी फूड चेन तभी रन कर रहा है जब उसको सन से एनर्जी मिल रही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेवल जो उसका है वो प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर भाई कब सरवाइव करेंगे, जब उनको फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, यानी सन पर डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका 1%, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये 1% ग्रास लेगा, ठीक है, 1% लेगा ये। और हर जो है ये इसको कौन खा रहा है, तो ये ग्रास हॉपर खा रहा है, ठीक है। फिर ये जो हो गया, ये आपका जो ग्रास है, द व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक लेवल? ट्रॉपिक लेवल आर द स्टेप्स इन ए फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। अब ग्रास को जो एनर्जी मिली है वो सन से मिली है, ठीक। और सन ये जो है एनर्जी जो है उस किसको दे रहा है भाई, तो ग्रास हॉपर को 10% ये देगा। तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। बर्ड क्या हो गई, थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है। फिर कहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, स्नेक को, फोर्थ हो गया। फिर कहाँ लास्ट में जा रही है, तो सबसे टॉप का जो है आपका ये लेवल का है, ये कौन है, हॉक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया, फिफ्थ हो गया सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से फिर से रिपीट करते हैं, ग्रास हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया, प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखिए। सेकंड क्या हो गया, तो ग्रास हॉपर। थर्ड क्या हो गया, बर्ड, फिर स्नेक, फिर हॉक। तो ये जो है द स्टेप्स, द वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, दैट स्टेप्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। अब सपोज दैट ये देकर आपको पूछेगा कि इसमें बताइए कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, स्नेक है, ठीक है। पूछा जाए कि फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, तो हॉक है, ठीक है। समझ में आ गया ट्रॉपिक लेवल, ये आपका यहाँ पे है, ट्रॉपिक लेवल्स किसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 10% लॉ और यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो 10% लॉ जो है क्या है, ठीक है। तो 10% लॉ, इससे एक बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है कि किसने दिया है, ठीक है। तो 1942 में लींडमैन ने इसको दिया है 10% लॉ ने, 10% लॉ को, 10% लॉ वाज गिवन बाय लींडमैन इन 1942। तो सबसे पहले तो ये आप स्पेलिंग के साथ अच्छे से पढ़ लेंगे किसने दिया है, क्योंकि ये आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट है, ये 10% लॉ में होता क्या है। तो अभी आपने क्या देखा कि फूड चेन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। फूड चेन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, ये अभी आपने देखा। तो ओनली 1% एनर्जी फ्रॉम द सन, सन के पास जितनी एनर्जी होगी उसका केवल 1% जो है वो प्रोड्यूसर, जैसे इस केस में ग्रास जो है ले लेगा, ठीक है, 1% ले लेगा, ठीक है। अब सपोज दैट अगर क्वेश्चन है कि 20,000 जूल है उसके पास, ठीक है, तो 1% उसका ये ग्रास ले लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो ग्रास को जितनी एनर्जी वहां पर मिलेगी, ठीक है, तो वो 1% उसका आप निकाल दीजिए। तो सपोज दैट 2000, हम बोलते हैं 2000 किलो जूल जो है सन से इसको मिल रही है, 2000 जूल सन के पास है, और 1% निकालेगा लेगा ये, तो कितना जो है वहां पे मिलेगा, 2000 है, और 1% जो है वो लेगा, यानी कि उसको कितना जूल मिलेगा वो आप कैलकुलेट करिएगा। फिर क्या होगा, उसका 10% जो है किसको मिलेगा, ग्रास हॉपर को मिलेगा, ठीक है। यानी जितना इसको मिला, मान लीजिए 100 है, ठीक है, तो वो 90 जूल वो खर्च कर रहा है, बाकी जो जा रहा है वो जो है वो ग्रास हॉपर को जो है वहां पे मिलेगा। तो 10% लॉ क्या कहता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन, ओनली 10%
ऑफ द अवेलेबल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जितना किसी ऑर्गेनिज्म के पास जितना एनर्जी, ग्रास के पास जितना एनर्जी है उसका मात्र 10% इसको मिलेगा, फिर इसको जितना मिला उसका 10% इसको मिलेगा। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी जो है आपको कभी कभी केस बेस्ड जो है दे देता है, तो उसको आप वहां पे निकाल लेंगे। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप लोग जो है। तो ये 10% लॉ है। फिर यहाँ पे क्या है कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। ठीक है, तो यूनी मीन्स क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है फूड चेन में, यानी कि जो एनर्जी है सन की वो प्लांट में आई, और प्लांट से वो कहाँ जा रही है, ट्रॉपिक लेवल्स में ट्रांसफर होती चली जा रही है, हर स्टेप में ट्रांसफर होते चली जा रही है। तो व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन, बिकॉज द एनर्जी फ्रॉम द सन एंटर्स टू द प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है, एंड इट इज ट्रांसफर टू द रेस्पेक्टिव levels in the food chain by the 10% law, and it is never return to the environment। ठीक है, रिटर्न नहीं होता है वो वापस से, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, आप अपने तरीके से इसको पढ़ लेंगे अपनी बुक से, फिर वापस से उसको राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में आपका क्या है, बायो मैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन मीन्स होता है, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ा, जैसे डीडीटी का जिक्र करते हैं, जो कि आपका एक वहां पे पेस्टिसाइड के फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वो एक कैसा केमिकल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, जो कि हम अपने क्रॉप फील्ड्स में उसको हम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड है। ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं। तो अब क्या होता है, वो एक हार्मफुल केमिकल है, अब वो बहुत लंबे समय तक अगर एनवायरनमेंट में रह भी जाता है तो वो क्या होता है कि वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, डिग्रेड नहीं हो रहा है। तो वैसे केमिकल्स, द एकोमुलेशन ऑफ द हार्मफुल पॉइजनस केमिकल्स, ठीक है, द एकोमुलेशन, एकोमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, द एकोमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स विच आर टॉक्सिक टू अस, है ना, इन द एकोमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स लाइक डीडीटी। ठीक है, इन्हें इन द ईच ट्रॉपिक लेवल जो है इन ए फूड चेन, किसी भी फूड चेन में जो एकोमुलेशन जो हो जाता है इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का लाइक डीडीटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें केस क्या होता है कि सबसे ज्यादा हार्म किसको पहुंचता है, तो ये चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इस केस में ग्रास है, ठीक है, मान लीजिए हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, डीडीटी वगैरह का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो प्लांट्स में, ग्रास में ये चला आया। ग्रास के बाद कौन डिपेंड कर रहा है उस पर, तो ग्रास हॉपर कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो किस में जाएगा, खाया उसने तो उसमें चला गया, फिर किस में गया, बर्ड में चला गया, फिर किस में चला गया, स्नेक में चला गया, फिर वो किस में चला गया, हॉक में चला गया। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा इसमें पूछेगा कि एकुमुलेशन जो है, बायो एकुमुलेशन जो है या मैग्निफिकेशन किस में होगा, तो वो सबसे लास्ट में जो एक्सट्रीमली जो है आपको राइट साइड में जो होगा, जो एक्सट्रीमली राइट साइड में फूड चेन में होगा, यानी लास्ट में जो होगा, जो कि टॉप आपका कंज्यूमर है वहां पे, टॉप कार्निवोर के फॉर्म में। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा एकोमुलेशन होगा। जैसे आप क्या देखेंगे, अगर कहा जाए तो इन सारे केमिकल्स को हम लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, हम ही लोगों को होगा, क्योंकि हर फूड चेन जो है ना, उसके टॉप पोजीशन पे कौन है, ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है बायोमैग्निफिकेशन जो है, यानी हार्मफुल एकोमुलेशन जो है वो केमिकल्स का, वो हम ही लोगों में होगा। किसी भी फूड चेन में आप उसको कैलकुलेट करके वहां देख लेंगे कि जो सबसे एक्सट्रीमली राइट साइड में होगा उसमें होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। ओजोन लेयर क्या है आप जान ही रहे हैं, और डिप्लीशन मीन्स जो है उसका क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन मीन्स क्या होता है। ओजोन लेयर, ओजोन इज ए प्रोटेक्टिव लेयर इन आवर स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि आपके अर्थ के सरफेस से लगभग 25 से 30 किलोमीटर ऊपर है वो। ठीक है, जो O3 के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। कैसे, तो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अल्ट्रा यूवी रेज जो होती हैं अगर आने लगी वो डायरेक्ट अर्थ पे, तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए वो बहुत ही डेंजरस हैं, क्योंकि वो स्किन कैंसर जो है प्रोड्यूस करती हैं, कैंसरस सेल प्रोड्यूस करती हैं, हमारे आईज को जो है रेटिना को डैमेज करती हैं, हमारा इवन इम्यूनिटी सिस्टम वो डैमेज कर देती हैं। तो बहुत, अगर डायरेक्ट यूवी रेज आएंगी तो फिर बहुत नुकसान होगा। तो ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है ओजोन लेयर O3। ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं आने देता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने फायदे के लिए भाई प्रोग्रेस कर रहे हैं,
तो हम लोग क्या यूज करते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फुल फॉर्म है उसका, CFC। एंड एरोसॉल केमिकल्स हैं जो कि लेदर प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंसेस, जैसे जिसे झाग बने, शेविंग क्रीम वगैरह में आजकल यूज होता है एरोसॉल। तो एक हो गया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा हो गया आपका एरोसॉल। ये ऐसे केमिकल्स हैं। और CFC का कहाँ ये यूज होता है आपका, रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, ठंडा रखने के लिए, AC में, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। तो वो केमिकल्स क्या हो रहा है कि वो स्प्रेड हो रहे हैं हमारे एयर में, और जाकर वो ऊपर ओजोन से, जो कि हमारे अर्थ से वो 25 से 30 किलोमीटर ऊपर है, वहां तक वो जब पहुंच रहे हैं तो इसके साथ रिएक्ट करके उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर by the activity of the harmful chemicals CFC and aerosol, the thinning of the ozone layer is called ozone layer depletion। ठीक है, जिसका हमारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव है। तो इस टॉपिक को भी आप जरूर इसमें देख लेंगे। ठीक है। तो आज जो भी हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया, हेरिडिटी टॉपिक, हेरिडिटी चैप्टर से और आवर एनवायरनमेंट से, आप उस सबको इन इन सब टॉपिक्स के थ्रू उसको लिख कर भी प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू।